गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री में आपके वेस्टर्न वर्ल्ड वाले पेपर के एक टॉपिक उपनिवेशवाद का आरंभ के बारे में पढ़ेंगे। उपनिवेशवाद के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। उपनिवेशवाद से क्या आशय हैं, तो किसी शक्तिशाली देश के द्वारा दूसरे गरीब एवं निर्बल देश को अपने अधीन लाकर उससे व्यापारिक लाभ उठाने की प्रवृत्ति को उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी शक्तिशाली राष्ट्र अपने स्वार्थों के लिए प्राकृतिक संसाधनों से भरे पूरे निर्बल या कमजोर राष्ट्र को अपने अधीन लाता है और फिर उससे व्यापारिक लाभ उठाता है। इस प्रकार जो निर्बल राष्ट्र होता है, जिसे उपनिवेश बनाया जाता है, उसकी जनता पर शासन किसी विदेशी राष्ट्र के द्वारा किया जाता है और उसका अपने शासन पर कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता है। उपनिवेशवाद का आरंभ 15वीं सदी के उत्तरार्ध से माना जाता है। जब 15वीं शताब्दी के मध्य में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था, तो यूरोपीय देशों ने एशिया तथा भारत के लिए नए व्यापारिक मार्गों की खोज समुद्र के द्वारा शुरू की थी और इन खोज कार्यों एवं समुद्रिक अभियानों का नेतृत्व पुर्तगाल व स्पेन ने किया था। फिर इसी क्रम में अमेरिका की खोज हुई था, भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा जा सका और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के बसने की वजह से वहाँ उपनिवेशों की स्थापना हुई। अमेरिका में यूरोपीय लोग इसलिए बसे क्योंकि वो वहाँ की सोने चांदी की खानों से सोना चांदी प्राप्त करना चाहते थे। फिर पूर्वी देशों में व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के क्रम में उपनिवेशों की स्थापना हुई। इस तरह से उपनिवेशवाद की जो शुरुआत है वो हम 15वीं सदी के उत्तरार्ध से मान सकते हैं। यानी 15वीं सदी में इसकी शुरुआत हम मान सकते हैं। ये उपनिवेशवाद, जिसे कॉलोनियलिज्म भी कहते हैं, लैटिन भाषा के कोलोनिया शब्द से बना है। इसका मतलब है एक ऐसी जायदाद या संपत्ति जिसे योजना बनाकर विदेशियों ने ले लिया हो। भूमध्य सागर क्षेत्र और मध्ययुगीन यूरोप में यह एक आम परिघटना थी। अब इसकी शुरुआत 15वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी और 18वीं शताब्दी तक इसका एक नीति के रूप में अंत भी हो चुका था। तो जो यात्राएं की गई कोलंबस और वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। आगे चलकर उपनिवेशवाद का एक स्रोत बने ये यात्राएं। अब औद्योगिक क्रांति से जो आह्लाद पैदा हो गए थे, यानी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उपनिवेशों का दोहन चरम अवस्था में पहुंच गया था।
क्योंकि शक्तिशाली राष्ट्रों में जो उद्योग थे उनके लिए कच्चा माल, उनके निर्मित माल को बेचने के लिए उपनिवेशों का शोषण किया गया। 19वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद ने अपना नया स्वरूप ग्रहण कर लिया था। उपनिवेशवाद का जो पुराना स्वरूप था 18वीं शताब्दी तक, उसका मुख्य आधार वाणिज्यवाद था। लेकिन 19वीं शताब्दी में नए रूप में उपनिवेशवाद आया और ये 20वीं सदी के मध्य तक चला था। इसमें यूरोप में साम्राज्यवाद का एक नया चरण शुरू हो गया था, जिसका मुख्य आधार राष्ट्रीय व आर्थिक था। अब जो पुराना उपनिवेशवाद था, जिसके उद्देश्य थे कच्चा माल प्राप्त करना और निर्मित माल बेचना, अब ये जो नया साम्राज्यवाद आया, इसका उद्देश्य था कच्चा माल प्राप्त करना, वहाँ निर्मित माल बेचना उपनिवेशों में। इसके अलावा अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रसार करना, अपनी बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न कठिनाइयों का समाधान करना, यानी उनके आवास के लिए, रोजगार के लिए, उनके खाद्यान्न के लिए व्यवस्था करना। तो 1870 के बाद जो साम्राज्यवाद की उग्र भावना पैदा हुई थी, उसे नवीन साम्राज्यवाद कहा गया था। इस तरह से 1870 से लेकर 1914 ईस्वी के काल में तीव्र साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा हुई थी। अब जर्मनी व इटली भी साम्राज्यवादी दौड़ में शामिल हो गए थे। गैर यूरोपीय राष्ट्र अमेरिका व जापान भी इस दौड़ में शामिल हो गए थे और अफ्रीका महाद्वीप का बहुत ही शांतिपूर्ण और तेजी से विभाजन कर लिया गया था। पुराने उपनिवेशवाद में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये सब साम्राज्यों का निर्माण कर रहे थे। अब इसमें जर्मनी, इटली, गैर यूरोपीय राष्ट्र अमेरिका व जापान भी शामिल हो गए थे। और 20वीं सदी के मध्य में विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया हुई। इसके तहत जो उपनिवेश बना रखे थे जिन राष्ट्रों को, उनमें स्वतंत्रता संग्राम हुए और उपनिवेशवाद का इन्होंने अंत कर दिया। उपनिवेशों की स्थापना के कारण क्या रहे? तो एक तो ट्रिपल जी की नीति, यानी कि गोल्ड, ग्लोरी एंड गोड। गोल्ड प्राप्त करने के लिए उपनिवेशों की स्थापना की गई, अपनी शान बढ़ाने के लिए, ग्लोरी के लिए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी। इसके अलावा उपनिवेशों से कच्चे माल की प्राप्ति की जाती थी और निर्मित माल वहाँ पर बेचा जाता था, क्योंकि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भी दूसरी औद्योगिक क्रांति भी हो गई थी और पहले भी जब औद्योगिक क्रांति की घटना हुई तो संचार, यातायात व ऊर्जा स्रोतों में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गए थे और इससे उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उपनिवेशों की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कच्चा माल प्राप्त करने के लिए और निर्मित माल बेचने के लिए। इसके अलावा 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इन देशों में खाद्य सामग्री और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो हजारों की संख्या में लोग, जो यूरोपीय लोग थे, वो उपनिवेशों में बसने लग गए थे। प्रतिकूल जलवायु, यानी उपनिवेशों की जो जलवायु थी उसमें गरम मसाले, इनकी आवश्यकता थी। यूरोपीय देशों की जलवायु में, और ये इन्हें उपनिवेशों से प्राप्त होते थे। समृद्धि की लालसा, हर किसी को अपनी समृद्धि की लालसा थी। ये जो मैप दिया गया है विश्व का, इसमें उपनिवेश
बनाए जो गए थे उनको शो किया गया है। ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन में फ्रांस ने जो अपने उपनिवेश बनाए गए थे वो दिखाए गए हैं। लाइट ग्रीन में पोर्चुगल ने जो अपने उपनिवेश बनाए थे, पुर्तगाल ने जो अपने उपनिवेश बनाए थे वो दिखाया गया है। इसके अलावा फ्रांस ने जो अपने उपनिवेश बनाए थे डार्क ग्रीन में, इंग्लैंड ने जो अपने उपनिवेश बनाए थे वो ब्लू कलर में दिखाए गए हैं, और स्पेन ने जो अपने उपनिवेश बनाए थे वो पिंक कलर में दिखाए गए हैं। ये पिंक कलर के जो क्षेत्र हैं ये स्पेन के उपनिवेश हैं। लाइट ग्रीन के जो क्षेत्र हैं पुर्तगाल के उपनिवेश हैं। डार्क ग्रीन के जो क्षेत्र हैं फ्रांस के उपनिवेश हैं, और ये जो ब्लू कलर के जो क्षेत्र हैं वो यूके के उपनिवेश हैं। इसके अलावा जो रेड कलर के क्षेत्र हैं उन्हें भी आगे चलकर उपनिवेश बनाया गया। युगोस्लाविया ने भी अपने उपनिवेश बनाए। ये जो क्षेत्र हैं ऑरेंज कलर में युगोस्लाविया के उपनिवेश हैं। तो ये उस समय की उपनिवेशवादी व्यवस्था को दर्शाते हैं। धन्यवाद।